और 23 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करो अंडरलाइन जो सेगमेंट है उसके साथ। चलो देखो क्या है। ओके चलो देखते हैं। देखो क्या कहा गया है हमें। द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग अ न्यू टेस्ट इन द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इन द अपकमिंग सेशन मतलब जो, जैसे कि अभी सेशन कौन सा चल रहा है, 25-26 चल रहा है, ठीक है। तो अप्रैल जो आपका फर्स्ट होता है नेक्स्ट ईयर का 31st जो मार्च होता है वो आपका सेशन कहलाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ईयर भी बोलते हैं आप इसको, तो उस हिसाब से ईयर चलता है। ओके 1 जनवरी से आपका 31 दिसंबर तक, ये अलग मैटर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा तो यहाँ पे क्या है, इन द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, इसको देखना है। इन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑन टीचर्स, ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, फॉर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, फॉर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। देखो यहाँ पे रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग टीचर्स, ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रखे हैं और यहाँ पे कुछ चेंजेस आप लोगों के कर रखे हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन से रिलेटेड हमसे पूछना चाहता है कि यहाँ पे बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। देखो रिक्रूटमेंट किसकी होगी, 4 होगी, यहाँ पे तो आपको 4 लगाना पड़ेगा। 4 किस किस में, पहले इन दोनों में है तो पहले दोनों काट दो। फिर ट्रेनिंग किसकी है, टीचर्स की है, ठीक है। किसकी ट्रेनिंग है, टीचर्स की ट्रेनिंग है, तो इसमें भी ऑफ लगा रखा है, इसमें भी ऑफ लगा रखा है, तो दोनों सही हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज तो जरूर मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज तो जरूर मिलना चाहिए। देखो अब अच्छा यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर द, ये द का रिक्रूटमेंट आ गया ना, तो रिक्रूटमेंट स्पेशल हो गया, पर्टिकुलराइज सेंस में हो गया, तो उसके पहले द लगेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा, सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल का मैटर भी इसने साथ में दे दिया प्लस करके प्रेपोजिशन के साथ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लगा मुझे, क्योंकि उसमें द का डिफरेंस भी उसने देके हमसे क्वेश्चन पूछा है। सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है हाईलाइटेड वर्ड्स को जो भी सेंटेंस के अंदर दे रखे हैं। द फ्लीट्स ऑफ एंथनी पर्सन का नाम है, वर नोट मेयरली डिफीटेड ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर के द्वारा जो फ्लीट्स हैं एंथनी के, सिर्फ और सिर्फ वो पकड़े ही नहीं गए या हराया ही नहीं गया, उसको ये भी किया, मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपकी कंजंक्शन यूज होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक। अब चेक करो, नॉट ओनली डिफीटेड बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, ओनली डिफीटेड ये कट कर दो, ये कट कर दो, ये कट कर दो, ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ पे फिट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नॉट ओनली डिफीटेड बट ऑल्सो, यहाँ पे बट लगाओ, ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, तब ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई भी गलती इसमें नहीं बचेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कॉमन एरर का क्वेश्चन है, अगर आपको इस सेंटेंस के अंदर दिक्कत नहीं मिलती है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ए बी में है नहीं, नीचे मिल सकता है। द कार विद ऑल इट्स फीचर वर मेटिकुलसली डिजाइंड, द कार है ना सब्जेक्ट आपका, ये आपका है नाउन इन अपोजिशन, द कार आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब आना चाहिए वॉज। इट्स फीचर वॉज मेटिकुलसली, ये ऑप्शन नंबर बी लगा दो, ठीक है। और किसी में तो नहीं दे रखा, नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, आगे देखना भाई, सेलेक्ट करो, रेक्टिफाई करना है स्पेलिंग, जो वैक्यूम की स्पेलिंग बतानी है आप लोगों ने। ऑप्शन इस बार मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला, ऑप्शन नंबर बी सी डी जो भी आपका आंसर है, ए कोई भी इंक्लूड कर लेना। वैक्यूम की स्पेलिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। अगला भी आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है इस सेंटेंस में से। रेस्टोरेंट्स, स्पेशलिटी और सी फूड, क्या क्या लिखे हैं। स्पेशलिटी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, LITY होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपकी आ जाती है, वैसे आपसे ही पूछना चाहिए था ये।
दिख गया, बस वैसे ही बोला गया, मुंह से निकल गया। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आप लोगों ने बताना है अंडरलाइन वर्ड का। हर्डल, हर्डल का मतलब होता है बाधा। ऑब्स्टेकल कहाँ है? ऑप्शन में ही ऑब्स्टेकल है, मतलब ऑप्शन में ही ऑब्स्टेकल है। एनकरेजमेंट को आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रख सकते हो। सपोर्ट और स्टिमुलस, स्टिमुलस को भी स्पेलिंग के हिसाब से याद रख सकते हो। स्टिमुलस का मतलब एक तरीके से आपको देखने को मिलता है कि आप है ना क्या कर रहे हो, उसको किसी को भी उत्तेजित कर रहे हो, उत्तेजित करना, उत्तेजना, उत्तेजना कह दो उसका, ठीक है। ओके है ना, क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल कर सकते हो आप लोग इस सेंटेंस के अंदर जो ये फिलअप दिया हुआ है। द टीचर एनकरेज्ड स्टूडेंट्स टू कल्टिवेट अ डैश एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। देखो, जो टीचर है वो एनकरेज करता है अपने स्टूडेंट्स को, एनकरेज किया एक्चुअली उसने कल्टीवेट करने के लिए कि ऐसी चीज को कल्टीवेट करो, ऐसी चीज को मतलब बढ़ोतरी दो जो स्टैग्नेंट करे, जो रेडुनेंट करे, या फिर कॉम्प्लेसेंट करे, या रेजिलियंट आप यहाँ पे करो, रेजिलियंट। रेजिलियंट आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। रेजिलियंट एटीट्यूड क्या होता है? सबसे पहले तो यही समझ लो कि रेजिलियंट जो आपका एटीट्यूड होता है वो आपका क्या होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति है ना लगातार अपना जो काम है ना उसको करता रहता है, और रेजिलियंट कॉन्टिन्यूसली आपका जो काम करने का एक रवैया होता है उसको दिखाता है, ठीक है। तो टीचर अपने स्टूडेंट्स को लगातार रेजिलियंट एटीट्यूड जो है डेवलप करने के लिए बोलता है, कल्टीवेट करने के लिए बोलता है। किसके प्रति? सीखने के प्रति, जो कि एम्ब्रेस कर सकता है प्रत्येक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आगे ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो आपका रेजिलियंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग क्या कर सकते हो, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड का जो कंटेक्स्ट के हिसाब से नीचे सेंटेंस में दिया हुआ है। द पाम, पाम वैसे दो चीजें होती है, एक तो हथेली होती है, एक आपका पेड़ होता है, पाम का पेड़, ठीक है। इज ए नेटिव ऑफ मलेशिया, वी कैन फाइंड इन दैम इन ग्रोव्स। एक टाइप का ट्री है ये, ठीक है, ये ट्री है, ठीक है। ओके, ये ट्री का टाइप है यहाँ पे, क्योंकि ये नेटिव है मलेशिया का, तो पाम हथेली तो नेटिव हो नहीं सकती, तो आपका ट्री की बात यहाँ पे की जा रही थी। आगे क्या है, एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें कुछ अंडरलाइन पार्ट कर रखा है, अल्टरनेटिव के रूप में बहुत सारे अंडरलाइन पार्ट्स जो है एक तरीके से दे रखे हैं, उसको बेटर यूज करने के लिए जो भी अल्टरनेटिव अच्छे तरीके से फिट बैठता है वो हम लोगों ने ढूंढना है। व्हेन दे लेफ्ट फॉर मैरिज, मैजियोन के लिए जब वो निकले, वोल्टेव जो है वो अच्छी कंडीशन में था। देन इट इज नाउ, जो पहले की तुलना में अभी जो है अभी खराब हो गया है। वेल्टेव जगह का नाम है, ये भी और ये भी। जब वो मैजियन के लिए निकले थे तो उस समय पे जो वोल्टेव है वो अच्छी कंडीशन में था, अब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे देन यूज कर रखा है, तो आप यहाँ पे बेटर यूज करोगे ना, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री, दो चीजों के बीच में तुलना हो रही है, ठीक है, और ये वाली बात है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है यहाँ पे, वैसे भी बता दिया था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक सेंटेंस दे रखा है नीचे, उसके 4 अंडरलाइंड वर्ड्स दे रखे हैं, उसी में से निकाल के स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करना है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। द सोलेंटिनो कम्युनिटी, ये कम्युनिटी का नाम है। गेव क्रेडनोज, ये क्या होता है? टू द न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स आफ्टर रिग्रस, अच्छा ठीक है, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। अब देखो यहाँ पे सीधा आप यहाँ पे भी अटैक कर सकते थे, क्रेडेंस, रिग्रस की स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिडेशन की भी सही है, कम्युनिटी की भी सही है, ये स्पेलिंग ही गलत है ये, ठीक है। क्या है ये? स्पेलिंग ही गलत है। अब देखो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा हिंदी देखते हैं भाई, क्या बनता है इसका, कुछ खास बात निकल के आएगी क्या यहाँ से, देख लेते हैं। देखो, एक कम्युनिटी है सोलेंटिनो, ठीक है, ये कम्युनिटी है, ये देती है एक क्रेडेनोस। इसको स्पेलिंग को सही करो पहले, तो ये जो स्पेलिंग है ना आपकी उसको सही करो, वेरी गुड। ये आएगा क्रीडेंस आएगा, वेरी गुड। क्रीडेंस का मतलब होता है विश्वसनीय, सही है ये बात, विश्वसनीय।
मतलब जो ये कम्युनिटी है सोलेंटिनो, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो एक विश्वसनीय जो है सूत्र के रूप में जो है क्या करती है, टू द न्यू रिसर्च, रिसर्च के रूप में विश्वसनीय सूत्र के रूप में काम करती है, जो फाइंडिंग करती है किसके बाद, रिगरस टेस्टिंग के बाद और वैलिडेशन के बाद। ठीक है, हाँ सही बात है। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं ए मार्क करोगे, और आपकी स्पेलिंग क्रेडेंस, क्रेडेंस क्रेडुलस से रिलेटेड आप कर सकते हो, क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस जिसका मतलब विश्वसनीय होता है, वही इसका क्रेडेंस का भी मतलब होता है। क्रेडेंस आपका नाउन बन जाएगा। आगे देखते हैं क्या है भैया। अभी हमें जो है क्या क्वेश्चन दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे है एरर ढूंढनी है यूज में, किसके, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज में। मैं सेंटेंस पढ़ूंगा, क्वेश्चन जो है आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। वी ब्रश अवर टिथ डेली, ये प्रेजेंट का है या नहीं है, कौन से में गलती है वो बताना है। सारे सेंटेंस प्रेजेंट के होंगे, जो नहीं होगा उसको ठीक करना है। ही गो टू स्कूल एवरी डे, सी वॉक्स एवरी मॉर्निंग, एंड यू डू योगा एवरी मॉर्निंग। तो ये आपके 4 सेंटेंस हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कौन से में गलती थी और क्या गलती थी, वो गलती ठीक करके लिखना भी है उसको, विद ऑप्शन जो भी है आपका। ठीक है, ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन है। अच्छा, प्रेजर्व, प्रेजर्व का सिनोनियम बताना है। देखो प्रेजर्व का मतलब आपका क्या होता है, प्रेजर्व का मतलब होता है बचाना। ठीक है, वर्ब के रूप में मैं इसको बता रहा हूं, बचाना, या कह सकते हो संरक्षित करना। ठीक है, संरक्षित करना, मेंटेन करना, बना के रखना, कंप्लेन करना, शिकायत करना, कंज्यूम करना, उपभोग करना, इग्नोर करना मतलब नकारना बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो बचाना मतलब मेंटेन करना आप कह सकते हो। ठीक है, मेंटेन करना ही कहोगे आप, और तो कोई इसमें आएगा नहीं, है ना। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अप्रोप्रिएट अंडरलाइन वर्ड के लिए क्या मतलब हम मतलब दे सकते हैं। ही टुक द राइट डिसीजन एट द टाइम, समवंस लिबर्टी एंड फ्रीडम, समवन समथिंग विच इज करेक्ट। हाँ, सही समय पे सही डिसीजन, सही होगा इसका मतलब, सही समय पे सही डिसीजन लिया। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट का सही मीनिंग बताया है, समथिंग विच इज करेक्ट एट दैट टाइम, जिस समय पे वो डिसीजन लिया गया था। सी रिसीव्ड एन अवार्ड, अच्छा, फॉर हर वर्क इन इंजीनियरिंग फील्ड, इन इंजीनियरिंग फील्ड। सी रिसीव्ड पास्ट टेंस में दे रखा है, एन अवार्ड एन ठीक दे रखा है, फॉर हर वर्क अपने काम के लिए, गलती यहां है। इन द इंजीनियरिंग फील्ड, फील्ड जो है स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पाइसिफिक, स्पेसिफिक हो जाएगा, पर्टिकुलराइज टेंस में हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग पहले वैसे एन लगता है, लेकिन फील्ड के कारण जो है आपका यहाँ पे द लग जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलराइज सेंस में लिखेंगे तो इससे पहले द लग जाएगा, गलती ऑप्शन नंबर बी में आपकी हो जाएगी। आगे क्या है, सिनोनियम बताना है एक्विजिट का। द बर्ड इज बर्ड नहीं, ब्राइड, द ब्राइड हैज एन एक्विजिट फेस। एक्विजिट मतलब सुंदर, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वाला सुंदर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, अरे भाई ऐसा नहीं बोलते, ये वाला आंसर ही दे दिया आपका। अगली, प्लेन, एवरेज, ये सब तो आपसे ही पूछने का क्वेश्चन था ये। अच्छा, एक सेंटेंस दे रखा है नीचे, कुछ उसका पार्ट अंडरलाइन कर रखा है जिसमें कोई गलती है, नीचे कुछ अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं अंडरलाइन पार्ट के लिए, उसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव ढूंढना है। कान्हा नेशनल पार्क जो कि एमपी में आपका देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्क्स आपको एमपी में देखने को मिलते हैं, नेशनल पार्क्स एक्चुअली, और सबसे ज़्यादा टाइगर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट, क्या बोलते हैं उसको, टाइगर स्टेट बोलते हैं ना। इज द डेंस पार्ट फॉर इंडिया, डेंस द लगा रखा है, उसके नीचे अंडरलाइन कर नहीं रखा, तो इसमें से कुछ हो सकता था। द लगा रखा तो डेंसेस्ट कहोगे आप। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसेस्ट, घनी आबादी वाला फॉरेस्ट जो है आपका कहाँ पे है, कान्हा नेशनल पार्क में है, एमपी के अंदर। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे क्या बोला इसने, आगे बोला कि कॉमन एरर का क्वेश्चन है, अगर एरर नहीं मिलती तो नो एरर नाम का सी नंबर ऑप्शन दे रखा है। ढूंढ नहीं पाओ भैया, अगर नहीं लगे आपको कि आपके सेंटेंस में गलती नहीं है तो यू कैन चूज ऑप्शन नंबर सी।
देयर इज ओनली वन वे टू हैव ए हैप्पियर मैरिड लाइफ एंड आई विल लर्न इट सून। देखो यहाँ पे हैप्पियर लिखा हुआ है जो कि आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे कहीं देन का यूज नहीं दिख रहा मेरे को, तो मैं इसको कहूंगा हैप्पी। पॉजिटिव डिग्री में कहाँ पे लिखूं, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है, मैं इसको कहूंगा हैप्पी। तो कहाँ पे गलती है, ये रहा, टू हैव ए हैप्पियर नहीं, हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही मतलब देयर इज ओनली वन वे, सिर्फ एक ही तरीका है सही और खुशहाल जिंदगी जीने का, जो कि आफ्टर मैरिड की बात कर, मैरिज की बात कर रहा है। आई विल लर्न इट सून, इसको मैं जल्दी सीख लूंगा क्योंकि अभी भी शादी हुई है, ठीक है। अच्छा, आपको ईडियम पूछे गए हैं, ब्लैंक में कौन सा फिल कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। वी हियर द जजेस फ्रॉम देयर, वी हियर द जजेस फ्रॉम देयर डैश दैट ओनली CNG बसेस शुड रन इन दिल्ली। देखो मेल्टिंग पॉट क्या होता है, सबसे पहले तो सभी को डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में दे रखे हैं आपके, है ना। पहले तो सबको डिफाइन करते हैं फिर फिट करेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे कल्चर्स आपस में मिलते हैं, विभिन्न संस्कृतियों का संगम बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। आइवरी टावर का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है कि दुनिया से हट के कोई जो है काम करना, एक तरीके से आइवरी टावर आप जो है उसको एक तरीके से बोल सकते हो, या ऐसी स्थिति बोल सकते हो जहां पे समस्याएं प्रैक्टिकल ना हो सके, व्यावहारिक ना हो सके, हिंदी में लिखते हैं व्यावहारिक ना हो सके, जहां पे समस्याएं जो है ना खड़ी हो गई है वो व्यावहारिक ना हो, उससे होके कुछ अलग ही हो, मतलब और ये राग अलापने की बात यहाँ पे की जा रही हो। अच्छा, एक लुक शार्प मतलब देखने में जो तेज लगता हो, लुक शार्प मतलब देखने में तेज लगता हो, नहीं, इसका बी अलर्ट आप बोल सकते हो, बी अलर्ट मतलब सावधान रहो या सतर्क रहो, ये बोल सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। स्क्वायर मील, स्क्वायर ही होगा, हाँ। स्क्वायर मील का मतलब क्या होता है भाई, स्क्वायर मील का मतलब होता है आप जो है मतलब संतुलित भोजन करना, संतुलित भोजन बोल सकते हो, ठीक है, स्क्वायर मील, ओके। संतुलित भोजन को आप बोल सकते हो स्क्वायर मील। अब देखो इसका कोई मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे निकल के, ठीक है। हमने सुना है कि जो जजेस हैं उनके जो ओपिनियन है वो कुछ इस तरीके के हैं, इनमें से एक के, मेल्टिंग पॉट तो हो नहीं सकता, लुकिंग शार्प है नहीं, तो आइवरी टावर है, ठीक है। मतलब व्यवहारिक बात है ही नहीं कि जो CNG के ही मतलब बस चलेंगे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर, चलने चाहिए, मतलब उनके जो ओपिनियन है जजेस का कि ये है ना। तो मतलब ये तो एक आइवरी टावर वाली बात एक तरीके से हो जाएगी, मतलब जो चीज़ पॉसिबल तो कह सकते हैं, पॉसिबल तो वैसे ही होगी, अगर कानून बना दिया तो भाई फिर बिहाइंड द बार्स जाना पड़ेगा लोगों को, तो समस्या आएगी, तो उसमें है ना वो प्रैक्टिकल बात नहीं है, मतलब कहने का ये है, ठीक है। प्रैक्टिकल बात करने की यहाँ पे चेष्टा ही नहीं हो रही किसी के द्वारा कहने की, है ना, ये वाली बात आपको देखने को मिल जाती है। आगे क्या है, एप्रोप्रिएट फ्रेज की बात, यहाँ पे भी आपको ईडियम या फ्रेज की बात ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फ्रेज यहाँ पे हैं आपके, सबके मीनिंग इनके भी देखने पड़ेंगे। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी इजी टू कंप्लीट, मतलब इसका मीनिंग वेरी इजी टू कंप्लीट होना चाहिए, जो बहुत जल्दी से मतलब कंप्लीट किया जा सकता है, आसान था। द लास्ट स्ट्रो, द लास्ट स्ट्रो का मतलब क्या होता है, सहनशीलता की कमी, बस अब मैं इससे आगे सहनशीलता नहीं, सहनशीलता खत्म करो, बस इससे आगे मैं सहन नहीं करूंगा, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है भाई पूरी ईमानदारी, ठीक है, पूरी ईमानदारी, ठीक है। अच्छा है, पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम, जहां पे मैंने आपको ब्लैक बुक के ईडियम में बताया था, ब्लैक बुक के ईडियम जो हम कर चुके हैं सीरीज आपके स्किल IQ और शिक्षा और अध्ययन पे, ठीक है। तो ब्लैक बुक के लिए आप शिक्षा और अध्ययन को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ये बात, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्किल IQ पे किसी भी बुक को नहीं लेके आने वाला, ठीक है। आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चलेंगे, करंट इवेंट्स चलेंगे, करंट अफेयर्स चलेंगे, इस तरीके की चीज़ें चलेंगी, आपकी इंग्लिश का भी आएगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा चैनल आप बुक्स के लिए क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ए स्नोबॉल इफेक्ट, ए स्नोबॉल इफेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई कोई चीज़,
तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना, तो स्नोबॉल इफेक्ट आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, बहुत ही आसान काम, ए पीस ऑफ केक कह दो इसको, आंसर है आपका, ठीक है। लेकिन सारे के सारे डिफाइन करने की जहां पे जरूरत हो आपको वहां पे डिफाइन करने की बहुत हद तक जरूरत पड़ती है क्वेश्चन को, ठीक है। ओके भाई, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर यार, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। आसान केक कह रहा हूँ, पीस ऑफ केक क्वेश्चन था ये हमारे लिए, है ना। अभी हमने एडियम को यूज कर लिया। तो आपका क्लोज टेस्ट आ गया। डायरेक्शन है 21 से 25 तक, क्या डायरेक्शन है आपके सामने ही लिखी हुई है सारी चीजें। तो इससे आप जो है आइडिया लगा के क्वेश्चंस को सोल्व आउट जो है एक तरीके से करोगे, है ना। तो चलो देखो भाई कैसे करेंगे हम इनको। हाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखो ये आपका जो पैसेज है ये आपका एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा मैं भी सेंसिटिव हो जाता हूँ इस प्रकार के मामलों में, एनवायरमेंट को लेके, देश को लेके, खेलों को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, टीचिंग को लेके, बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं मेरे लिए। वैसे एक इमोशनल इंसान हूँ तो भी थोड़ा सा इमोशनलिटी दिखाई देता हूँ, कहीं ना कहीं दिख जाती है ना। तो देखो भाई, हाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डैश डिफरेंट ग्रुप्स इज ए फंक्शन ऑफ ए सोशल इनइक्वालिटी। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या की जा रही है, पार्शियल इफेक्ट या एडोप्ट या अफेक्ट। यहाँ पे मैं कहूंगा अफेक्ट, अफेक्ट मतलब प्रभाव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपका वर्ब है, ठीक है, प्रॉब्लम्स अफेक्टेड। देखो ये आपका सब्जेक्ट, प्रॉब्लम्स के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आपका सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये वाली बात आपको देखने को मिलेगी। तो अफेक्ट आपकी यहाँ पे वर्ब आ रही है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पर्यावरण का जो मुद्दा है, हमारा जो पर्यावरण है उसकी जो समस्याएं हैं, वो जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है हमारी, वो जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं वो किस प्रकार से उनको प्रभावित करती है। और ये जो सामाजिक असमानता यानी कि सोशल इनइक्वालिटी की जो बात है वो किस तरीके से आगे चलती है, वो किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से वो क्या करती है, फंक्शन मतलब संचालन करती है, वो किस तरीके से संचालन करेगी उस चीज का। सोशल स्टेटस एंड पावर डिटरमाइन द डैश टू विच पीपल कैन इंसुलेट देमसेल्फ फ्रॉम एनवायरमेंटल क्राइसिस, ओवरकम देम। देखो यहाँ पे भी अच्छी बात कर रखी है इसने। वैसे एनवायरमेंट पे जो भी लिखेगा तो अच्छा ही लिखना होगा और वो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं हम लोग। आपने अभी अभी देखा नहीं हो तो COP30 का जो आपका सम्मेलन है वो ब्राजील में चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी इसी तरीके का मुद्दा जो है डिस्कस किया जा रहा है। मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था और मैंने आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस में भी डिस्कशन आपसे किया था। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जो सोशल स्टेटस है, सामाजिक जो दर्जा कह लो या जो भी कह लो, जो पावर डिटरमाइन करता है उसमें एक्सटेंट, वेरियस, स्कोप या फिर एक्सपेंस, उसमें एक्सटेंड की बात की जा रही है। एक्सटेंड का मतलब हो जाएगा कि कोई भी चीज किस हद तक जाएगी, कोई हद या सीमा आप एक्सटेंट बोल सकते हो कि लास्ट पीक पॉइंट पे जाली कोई भी चीज, अब उसको नीचे भी गिरना है, ठीक है। कहने का मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, या राइटर का मतलब क्या है कहने का, देखो भाई एनवायरनमेंट का हमने बिल्कुल दसूड़ी उठा दी है हम लोगों ने, तो हम किस हद तक और खराब करेंगे उसको, ठीक है। तो वो वाली बात यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक्सटेंट यहाँ पे आ जाएगा, टू विच पीपल कैन इंसुलेट देमसेल्फ, और लोग अपने आप को कब तक इस भरोसे रखते रहेंगे कि भाई चलो ठीक है हम तो करते रहेंगे, जैसे हमारा चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो जो ये एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं इनके ऊपर हम ओवरकम कैसे कर पाएंगे, या जो क्राइसिस हैं, जो भी हमारा एक डर है एक तरीके से, उसको हम कैसे टैकल आउट कर सकते हैं। तो ये तो इसके बारे में तो मेरे ख्याल से कुछ एक लोगों ने बीड़ा उठा रखा है, बाकी सब ने तो एनवायरनमेंट को, हम सब ने तो खराब करने का ही बीड़ा उठा रखा है ना। ये तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिलती है इन अवर सोसाइटी, इन अवर कंट्री, इन अवर पीपल। बहुत सारे लोग इसी तरीके से सोचते हैं। इन सम केसेस बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनमें देयर सॉल्यूशंस में एक्चुअली रोजन एनवायरमेंटल डिस्पैरिटीज। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे मतलब लोग होते हैं जो सॉल्यूशन जो भी देते हैं, उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा खराब जो है सॉल्यूशन होते हैं, उसमें मतलब सॉल्यूशन निकल नहीं पाता वो जो समस्या है। इन कच्छ गुजरात कच्छ की बात करें, वेयर वाटर इन स्कार्स, जहाँ पे पानी की कमी है, रिचर फार्मर्स हैव डैश इन डीप बोर
borewells in deep borewells to tap groundwater to irrigate their fields and grow cash crops। देखो इन्वेस्टेड, लाइसेंस्ड, कैपिटलाइज्ड या फिर प्रोवाइडेड। देखो सबसे पहली बात क्या चल रही है, गुजरात कच्छ के अंदर क्या है, जहां पे पानी की कमी है वहां पे जो अमीर टाइप के फार्मर है, जो रिचर फार्मर है, यहाँ पे फोकस करके बोलनी गई है ये बात, और इसको ध्यान से सुनना भी जरूरी है हम सब लोगों के लिए। जो रिचर फार्मर्स हैं उनके पास तो पैसा है, तो वो क्या कर लेंगे यार, ट्यूबवेल लगा लेंगे, बोरवेल लगा लेंगे ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए, अपनी फसलों को इरिगेट करने के लिए, और जो कैश क्रॉप्स होती हैं उनको उगाने के लिए। तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, तो इन्वेस्टेड कह देंगे ना हम लोग, ठीक है। हैव के बाद वैसे भी आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, ये हैव दे रखा है, तो वहां पे इन्वेस्ट करना मतलब पैसे लगाना, वैसे सारे के सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दे रखी हैं। तो लाइसेंस्ड या कैपिटलाइज्ड या फिर प्रोवाइडेड नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे लाइसेंस इन्वेस्टेड कहेंगे कि वो लोग निवेश कर रहे हैं उस चीज में। किस चीज में निवेश कर रहे हैं, बोरवेल्स में निवेश कर रहे हैं, बोर ट्यूबवेल्स में निवेश कर रहे हैं, जिससे जो कैश क्रॉप्स हैं वो उगाई जा सके, है ना। उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम देखो क्या निकलेगा, आगे बताएगा ये। मैं हाइलाइटर उठा लेता हूँ। When the rains fail, जब बारिश नहीं होती तो the eastern wells for the poorer villagers run dry and they do not even have water to drink। देखो आगे ना, यहीं पे पहली बात इसका रिजल्ट निकलेगा। अब जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, अर्थन, सॉरी ईस्टर्न कह दिया मैंने, अर्थन है मतलब जो धरती के कुएं हैं जिनसे हम पानी निकालते हैं, जो वो पूरे जो विलेजर्स होंगे उनके जो कुएं होंगे वो सूख जाएंगे, बारिश नहीं होगी तो सब सूखा सूखा हो जाता है, ड्राई ड्राई हो जाता है। वहाँ पे प्रॉब्लम भी देखने को, वहाँ पे क्या हमारे तो गांव में खुद के में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमें तो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम पीने के पानी की। तो क्या है, क्या होगा, दे डू नॉट हैव वाटर टू ड्रिंक, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होता, फसलों के लिए कहाँ से होगा, इरिगेशन के लिए। एट सच टाइम, उस टाइम की बात करोगे तो द मोस्ट फील्ड ऑफ द रिच फार्मर्स सीम लाइक टू मोक देम। मतलब कहने का क्या है कि अगर उस समय पे जो वो बोरवेल लगा रखे हैं, जो ट्यूबवेल जो लगा रखे हैं, बोर ट्यूबवेल जो लगा रखे हैं, रिच जो फार्मर्स हैं उन्होंने, उनकी फसलें अगर लहरा रही होंगी, ग्रीन फील्ड्स होंगे, और इनके लिए तो ये एक मजाक जैसा लगेगा पुअर फार्मर्स के लिए, जिसका हमारे हरियाणा में ब्योंत बोल देते हैं, जिसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इकोनॉमिकली जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैपेबल इनफ नहीं है कि वो खुद का बोरवेल लगा सके, तो उनके लिए तो वो मजाक जैसी बात हो जाएगी, है ना। तो सर्टन एनवायरमेंटल कंसर्न्स समटाइम्स अपीयर टू बी यूनिवर्सल कंसर्न्स नॉट पर्टिकुलर टू डैश सोशल ग्रुप्स। स्पेसिफिक एग्जैक्टली होगा, कहीं गलत ना पढ़ दूं, रिस्ट्रिक्शन या फिर इनडेफिनेटली। कहने का मतलब क्या है, बात बहुत अच्छी बात की है इसने लास्ट वाली लाइन में। जो इस तरीके के जो एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स होते हैं, चिंताएं जो होती हैं, वो कई बार ऐसी लगती हैं कि वो यूनिवर्सल चिंताएं हैं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक कच्छ गुजरात का मुद्दा नहीं है, ये एक सार्वभौमिक मुद्दा है। नॉट पर्टिकुलर टू, स्पेसिफिक होना चाहिए भाई, यहाँ पे स्पेसिफिक किसी एक जगह के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे सामाजिक ग्रुप्स के लिए है, सब के लिए है, हम सब की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग बात कर लेते हैं आगे। फॉर इंटेंस डैश एयर पोल्यूशन और प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी सीम्स टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। इन द पब्लिक इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये किस चीज की बात कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं, इसकी बात सुनते हैं क्या कहना चाहता है ये, ठीक है। तो फॉर इंटेंस डैश एयर पोल्यूशन, एडिक्टिंग, रिड्यूसिंग, इंक्रीजिंग, मैनिपुलेटिंग। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे बहुत जबरदस्त जो है आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे क्या करना है। यहाँ पे आपका ये या तो जिरंड है या ये पार्टिसिपल है, तो ये आपके नाउन के रूप में यूज हो रहा है, बिकॉज ये सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा उसके साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डैश एयर पोल्यूशन, तो रिड्यूसिंग कह दो ना, कम करने के लिए एयर पोल्यूशन को और प्रोटेक्ट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को। ऐसा लगता है हम लोगों को, ठीक है, ऐसा लगता है हम लोगों को कि वो जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट एक तरीके से बनते हुए नजर एक तरीके से आएंगे, या प्रतीत होंगे, या होते हैं कहेंगे हम लोग, ये नहीं कहेंगे कि होंगे या हो गए हैं। एक सोशियोलॉजिकल एनालिसिस शोज, एक सोशियोलॉजिकल एनालिसिस
जो है बताता है, दिखाता है, दर्शाता है हाउ एवर कैसे, दैट हाउ पब्लिक प्रायोरिटीज आर सेट, कि एक एक्सपेरिमेंट किया होगा किसी ने लोगों के ऊपर, तो वो जो सामाजिक एक्सपेरिमेंट है, एनालाइज है, वो बताता है कि किस तरीके से जो लोग होते हैं वो अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर देंगे, क्या चीज हमें पहले चाहिए, क्या उसके बाद, क्या उसके बाद, क्या उसके बाद, ठीक है। अच्छा, हाउ दे आर परस्यूड मे नॉट बी यूनिवर्सली बेनिफिशियल, और उनको वो किस तरीके से परस्यूड करेंगे या नहीं भी कर पाएंगे यूनिवर्सली जो बेनिफिशियल है उसके लिए, या खुद के लिए, या किस तरीके से कैसे वो चीज करेंगे, वो जो है उनके प्रायोरिटीज के ऊपर एक तरीके से डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी प्रायोरिटी जो है सेट करते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। लोग 23 अक्टूबर के सेकंड जो शिफ्ट है उस पे पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आता है OWS के रूप में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करके बताना है ABCD में से कौन सा आएगा, ठीक है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब साइंटिफिक स्टडी जब की जाती है किसी भी स्ट्रक्चर की, यानी कि संरचना की जब किसी की स्टडी की जाती है, वो भी साइंटिफिक स्टडी वैज्ञानिक रूप से, या फिर फॉर्म देखी जाती है, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, तो उसको हम जूलॉजी बोलते हैं क्या। देखो सबसे पहले चारों को लिख लेते हैं, फिर देखते हैं किसमें क्या होता है। वैसे आप जब हम इनको डिफाइन कर रहे होते होंगे तभी आप जो है समझ जाओगे। जूलॉजी क्या होता है, जंतु विज्ञान। क्या होता है, जंतु विज्ञान। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है जंतुओं की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसमें हम जो भी हमारे जो जंतु होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो उनके बारे में हम लोग जानते हैं। मतलब ये आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, आकृति विज्ञान। आकृति विज्ञान बोलते हैं इसको हिंदी में, हिंदी के ऊपर जा रहा हूं मैं। हाँ, ये सही बात है। ये सही बात इसलिए है कि इसमें है ना किसी भी जो है साइंटिफिक तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर की या फॉर्म की जो है स्टडी की जाती है, वो चाहे एनिमल्स का हो या फिर वो प्लांट्स का हो, ठीक है। तो आंसर आपका मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। बायोलॉजी क्या होता है आपका, जीव विज्ञान होता है। इसमें मतलब जीवों से संबंधित जो है स्टडी की जाती है। बोटेनी होता है वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, ठीक है। वनस्पति शास्त्र में आपकी जो पेड़ पौधे या इस तरीके की जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो है आपकी वनस्पति से संबंधित जो है आपकी स्टडी एक तरीके से की जाती है, ठीक है। इसमें ये मान के चलो आप स्टडी ऑफ प्लांट्स कह लो, इसको कह रहा हूँ बोटेनी को, स्टडी ऑफ प्लांट्स कह लो, ठीक है, PLANTS, ओके, प्लांट्स, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो इसका आंसर बी होगा मॉर्फोलॉजी। बाकी सबको भी हम लोगों ने डिफाइन एक तरीके से कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा आता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एनुअल, रेगुलेटर, टेक्निकल या फिर मैकेनिकल। देखो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे रहे हो। आसान स्पेलिंग है, कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग फिर मिलकर सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, सी डैश द बुक टू हर फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है, तो यहाँ पे लेंड आएगा, लींट आएगा, लैंड आएगा या लेंट आएगा। देखो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारी देखने को मिलती है इसमें है ना, इसने अपने फ्रेंड से जो है ना बुक क्या ली है, उधार ली है, ठीक है, उधार ली है। तो यहाँ पे आपका लींट नहीं होता, लैंड नहीं, कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैंड नहीं होता और लेंड भी नहीं होगा, तो यहाँ पे लेंट होगा, ठीक है, लेंट एक तरीके से होगा। ये आपका पास्ट फॉर्म एक तरीके से होगा किसका, लैंड का। इसका ये लिखा हुआ जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म लेंट, लेंट जो है आपका होता है। अब ये सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सर इसमें लैंड क्यों नहीं आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो ग्रामेटिकली ठीक हो जाएगा, लेकिन एक चीज जरूर देखो आप कि उसने ना अपने मित्र से उधार ली थी, वो पास्ट की बात होगी ना,
इसलिए यहाँ पे आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म इंपॉर्टेंट है आएगा, और दोनों ऑप्शंस में दे रखे हैं, तो बी केयरफुली जो है आप यूज़ करोगे, एक तरीके से ध्यान से आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस में गड़बड़ हो जाती है हम लोगों से, तो ये ध्यान रखना। ये पास्ट की बात होगी ना, उसने उससे बुक उधार ली थी, ये कहूँगा मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, करेक्टली रेक्टिफाई कर सकता है अंडरलाइन स्पेलिंग एरर को, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग बतानी भाई, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता रहे हो, ठीक है। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग देख लो आप कौन सी सही है। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, सेलेक्ट करो उस एप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो मीनिंग बता दे अंडरलाइंड जो ईडियम है उसका। देखो ईडियम नहीं है ये, यहाँ पे ईडियम लिखा हुआ है इन्होंने, ये है आपके फ्रेजल वर्ब। क्या है ये? फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो देखो इसका मतलब नीचे कुछ मीनिंग्स दे रखे हैं, इसी के मतलब मीनिंग्स दे रखे हैं, ठीक है। टॉक्ड ओवर का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको 1000 जो है प्लस वर्ब्स जो है एक तरीके से करवा चुका हूँ ब्लैक बुक सीरीज से, वो आप शिक्षा और अध्ययन पे और स्किल IQ दोनों पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ब्लैक बुक के लिए आप शिक्षा और अध्ययन को सब्सक्राइब करके देखोगे ना, तो मतलब बड़ी ज़बरदस्त सीरीज वहाँ पे मैं स्टार्ट कर रखी है ब्लैक बुक की, तो और लूसेंट का एक पार्ट तो डाल दिया है OWS का, ठीक है। और भी हम लोग वहाँ पे ग्रामर को भी करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, और भी दम लगा के करेंगे चीज़ें वहाँ पे। तो आप बुक्स के लिए हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो वी टॉक्ड ओवर द मैटर ऑफ 2 hours, अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट रीच अ डिसीजन। हम लोगों ने बातें की मतलब टॉक्ड ओवर, हम लोगों ने आर्ग्यू किया, कह सकते हैं, डिबेट भी कह सकते हैं, क्वारल तो नहीं कहेंगे, नहीं, सबसे इन दोनों से स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नंबर डी है, डिस्कस्ड। हम लोगों ने डिस्कस किया एक मैटर के ऊपर, लगातार 2 घंटे हमने जो है डिस्कशन किया। दुर्भाग्यवश हम लोग जो है एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए, हम लोग एक जो है डिसीजन नहीं ले पाए कि एट लास्ट व्हाट शुड वी डू, हम लोगों को करना क्या चाहिए, उस बात पे हम लोग पहुंच ही नहीं पाए। तो ये अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के लिए रहा। अगला क्या है, सेलेक्ट करो ग्रामेटिकली करेक्ट जो सेंटेंस है उसको। एक जैसे सेंटेंस दे रखे हैं, हाँ एक जैसे दे रखे हैं, तो पहले ही सेंटेंस को पकड़ लो। ग्रामेटिकली कह रहा हो, एरर के हिसाब से पूछ रहा हो, डिग्री के हिसाब से पूछ रहा हो, आपका मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब के हिसाब से पूछ रहा हो, भाई करेक्टली बताना है आप लोगों ने यूज़ किया है कि नहीं उसका, ठीक है। तो एक सेंटेंस को पकड़ लो और फिर देखो वहां पे क्या गड़बड़ हो सकती है। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, विद इन होना चाहिए था ना, पढ़ाई विद इन गया तो विद इन होना चाहिए था। विद आ लेंथ अबाउट अप्रोक्सीमेटली 6 यानी कि 6650 किलोमीटर। यहाँ पे आपका गलत है ये सेंटेंस आपका गलत है, बिकॉज आप जो है यहाँ पे विद ए लेंथ की बात कह रहे हो, और फिर आप क्या कह रहे हो, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर, यहाँ तक ये बात ठीक है। इन द वर्ल्ड भी आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन फिर ये गड़बड़ जो है कहाँ पे एक तरीके से आ जाती है, ये हाँ अबाउट के ऊपर आके यहाँ पे आपकी गाड़ी अटक जाएगी। और फिर विद ए लेंथ तो चलो फिर भी चला लेंगे, विद इन जो है किसी चीज़ के अंदर होने के लिए बात चल रही थी, वो तो ठीक है, वो तो हमारी गलती ही थी, ये तो ठीक है। अबाउट नहीं हो सकता आपका, तो फिर यहाँ पे भी अबाउट दे रखा है, तो ये सेंटेंस भी सही नहीं हो सकता। नीचे चलते हैं, फिर देखो ये वाला, इसने लिखा द नाइल इज द मोस्ट लॉन्ग रिवर, द मोस्ट लॉन्ग रिवर नहीं होगा, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला ही सही होगा। इसने यहाँ पे विद के साथ लेंथ का यूज करके फिर ऑफ बताया है, ऑफ कितनी, अप्रोक्सीमेटली इतनी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही रहेगा। यहाँ पे ये गलती कर दी, यहाँ पे प्रपोजिशन ठीक कर ली थी, तो यहाँ पे द मोस्ट लॉन्ग रिवर कह रहा है ना, वो बात यहाँ पे गलत एक तरीके से हमारी हो जाएगी। पूरा सेंटेंस एक बार क्लियर भी कर लो, वैसे तो हो गया होगा बट एक बार कर लेते हैं। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये बात ठीक है, क्लियर हो रही है, बिल्कुल सिंपल बात है। विद ए लेंथ, कितनी लेंथ है उसकी, ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6650 किलोमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जीके के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है।
अगला हमारा क्या क्वेश्चन आया, एक ईडियम पूछा गया है, लाइक ए डाइंग डक इन द थंडरस्टॉर्म। जो डक है हमारा वो क्या हो गया, वो थंडरस्टॉर्म में एक तरीके से मर गया। ये क्या लेता हूं मैं, ठीक है, लेकिन असलियत में ये नहीं होगा। इसका मतलब होगा निराश और हताश, निराश और हताश, ठीक है, परेशान बोल सकते हो, ठीक है। फियरफुल और स्केयर्ड ऑफ वाटर, वाटर की बात नहीं है, फियरफुल और स्केयर्ड तो जरूर है। डिजेक्टेड और होपलेस बिल्कुल है। बैड स्विमर नहीं, हार्मफुल विजिलेंट नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डिजेक्टेड और होपलेस वो अभी हो चुका है, जिसका मतलब इडियम के रूप में लाइक अ डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म। अच्छा आगे क्या है, थंडर स्टॉर्म इज इक्वल्स टू प्रॉब्लम्स, ठीक है, ओके। एप्रोप्रिएट एंटोनियम देना है, जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसके लिए सब्सटीट्यूट करना है गिवन ऑप्शंस में से। अमित द स्टैंड अप कॉमेडियन डिलीवर्ड ए हिलेरियस परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखना, कॉमेडियन को भी रखना, डिलीवर्ड को भी रखना, हिलेरियस को भी रखना। हिलेरियस का मतलब, एक हिलेरियस जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, और हिलेरियस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, हास्यात्मक। हास्यात्मक मतलब वो बड़ी ही मतलब खुश कर देने वाली उसने एक जो है क्या करी, उसने एक जो है परफॉर्मेंस दी। सप्लीन ये तो हमारा एक मतलब बॉडी का पार्ट होता है सप्लीन, ठीक है, बॉडी पार्ट कहूँगा मैं इसको। सीरियस गंभीर, आइडियोलॉजिकल वैचारिक, जिसके ऊपर विचार किया जा सकता है। पर्टिनेंट क्या होता है, पर्टिनेंट होता है रिलेटेड टू, रिलेटेड टू यानी कि संबंधित बोल लो हिंदी में अगर कहना चाहूँ मैं, ठीक है, संबंधित। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या आंसर एक तरीके से दे सकते हैं, देखो एक तो खुश कर देने वाली थी, एक थोड़ी सी सीरियस हो गई, तो सीरियस आप जो है यहाँ पे सही आंसर के रूप में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे क्या है, फिर से हमसे पूछा गया है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है कौन सा है। तो फिर से मैं यही चाहूंगा कि मैं हाइलाइटर उठाऊं और पहले ही सेंटेंस को एक तरीके से देखने के लिए चला जाऊं कि मैं उसको कैसे जो है देख सकता हूं, कैसे उसको ठीक मैं एक तरीके से करूं। अ लॉट ऑफ बुक्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड नोट्स, ये जो है ना आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बल्कि ये पूरा का पूरा प्लेस इन ऑर्डर, ये पूरा का पूरा आपका एक सब्जेक्ट का काम करना चाहिए, ठीक है। और जब एंड के साथ ये दो प्लूरल नाउन जुड़ जाते हैं, उसके पहले जो है अ लॉट ऑफ लिखा हुआ है, तो आपका वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। मैं यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो, कोई नहीं, रूल आया है या बात आई है तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसके साथ आपका आता है सिंगुलर वर्ब, जो कि यहाँ सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल वर्ब आता है उसके साथ। तो यहाँ पे आपकी प्लूरल वर्ब लुक लिखी हुई है। मोस्ट फैसिनेटिंग, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे आपको एक चीज जरूर से देखने को जो है एक तरीके से मिलेगी। देखो हाँ, सही निकला था मुंह से, वही गलती हम लोगों से हो गई है। सही निकला था मुंह से, वो गलती हमसे हो गई है, ठीक है। वो गलती किससे हो गई है, हमसे एक तरीके से हो गई है। ए लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स प्लेस इन ऑर्डर लुक मोस्ट फैसिनेटिंग। मैं दूसरे सेंटेंस को और देखना चाहूंगा नहीं ठीक है, मैंने सोचा लुक्स आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस आपका गलत है, फिर भी ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। मोस्ट फैसिनेटिंग आप जो है इसको कह रहे हो, मोस्ट फैसिनेटिंग इसको मत कहो, ये जो है आपके लिए गलत बात यहाँ पे हो जाएगी। कंपैरिजन की कोई मतलब यहाँ पे एक तरीके से बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। अकेला फैसिनेटिंग आएगा। दूसरे सेंटेंस की तरफ देखो, अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स प्लेस्ड इन ऑर्डर लुक फैसिनेटिंग, ये मुझे देखने में ठीक लग रहा है, बट नीचे भी चल के देख लेता हूं मैं। अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स प्लेस्ड ऑन ऑर्डर, ऑन ऑर्डर नहीं, अ लॉट ऑफ बुक्स, बुक लिख दिया यहाँ पे, बुक्स नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर होगा। और एक मुझे कंफ्यूजन हो गया था, तो यही कंफ्यूजन हमें एग्जाम में क्या कर देता है, परेशान कर देता है। मैंने सोचा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया तो ये प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पे लुक्स आएगा, लेकिन ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट ही होता है। सही बोला था मैंने शुरुआत में, ठीक है। तो ये चीज़ गलतियां थोड़ी सी जो होती हैं हमसे, वो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। कई बार क्या होता है कि मुझसे गलती ही रह जाती है, मतलब मैं उसको क्लियर ही नहीं कर पाता कई बार,
हो जाता है कई बार, है ना, कोई बात नहीं। थोड़ा सा उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे के आप लोग उस चीज़ की तरफ ध्यान दें कि जो हम लोग ठीक कर रहे हैं चीज़ें। आगे थोड़ा सा टाइम लग रहा है इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को करते हुए। कॉमन एरर का क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है। द ट्रेन इज रनिंग, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है। बाय लेट बाय 6 आवर्स, अच्छा, सो इट कैन नॉट मेक ओवर टाइम, नहीं, मेक ओवर नहीं होता भैया, मेक अप होता है। मेक अप होता है मतलब क्या होता है कि आपने ट्रेन में सफ़र किया है, जर्नी की है, तो उस टाइम पे कई बार ट्रेन क्या हो जाती हैं, लेट हो जाती हैं, तो बहुत सारे पैसेंजर साथ वाले बोलते सुने होंगे, ये है ना क्या कर लेगी, कवर कर लेगी ये टाइम को, तो ये वही होता है, मेक अप होता है वो, ठीक है, मेक ओवर नहीं होता है। ये आपकी फ्रेजल वर्ब का मतलब क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है। कौन से में गलती है, ऑप्शन नंबर बी में आपकी जो है आपको गलती देखने को मिलती है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन आपका आता है फिलिप्स का, और इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। द राइटर्स डैश प्रोज रिजोनेटेड विद रीडर्स इवोकिंग पावरफुल इमोशंस, मतलब जो राइटर है वो क्या करता है, बहुत सारी ऐसी अपनी जो उसकी जो राइटिंग है उसमें क्या लेके आता है, उसमें जो है बैनल लेके आता है, मंडन लेके आता है, स्पोरेडिक लेके आता है, या एलोक्वेंट है। उसकी जो क्या है राइटिंग जो है ना वो एलोक्वेंट है, मतलब प्रभावशाली है, क्या है, प्रभावशाली है, इफेक्टिव है, फिर इफेक्टिव है। देखो प्रोज जो है उसका जो राइटिंग है, उसकी जो क्रिएशन है वो उसके रीडर्स पे बहुत प्रभाव डालती है, जो कि पावरफुल इमोशंस, भावनाएं जो है एक तरीके से लेके आती है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी एक तरीके से डिस्कस करना चाहो तो स्पोरेडिक जो है किस तरीके की होगी, स्पोरेडिक आपकी जो है एक ऐसी जो है राइटिंग होगी जो चिटपुट जिसको बोल सकते हो, चिटपुट एक तरीके से स्पोरेडिक, बिखरी हुई चिटपुट की बजाय भी जो मतलब जो रेगुलर नहीं है, ठीक है। बैनल क्या होता है, नॉर्मल, और नॉर्मल बोल सकते हो या फिर उबाऊ भी बोल सकते हो, बैनल, ठीक है। अच्छा मंडन क्या होता है, मंडन बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वर्ड होता है, सांसारिक बोल सकते हो इसको, या फिर नॉर्मल ही इसको भी बोल सकते हो, सामान्य, ठीक है, सामान्य इसको आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑप्शन एलोक्वेंट होगा, एलोक्वेंट। जहाँ पे लोक्वा आता है वहाँ पे राइटिंग या बोलने, वहाँ पे भाषा, लैंग्वेज, राइटिंग नहीं लैंग्वेज की बात आती है, भाषा की बात आती है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, फिर से ब्लैंक हमसे फिल करवाने की बात कर रहा है, और वर्ब है। द टीचर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग, यहाँ पे आपका आ गया जिरंड, ठीक है, यूजिंग जिरंड आ गया, करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन इन अवर राइटिंग, है ना। हम जो टीचर हैं वो एम्फेसाइज करते थे, हमें इम्पोर्टेंस देते थे, किसकी इम्पोर्टेंस देते थे, प्रयोग पे इम्पोर्टेंस देते थे, किसका, करेक्ट, किसका प्रयोग पे जो है ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते थे हमारे टीचर्स। ग्रामेटिकल जो एरर्स हैं वो ना करें हम लोग, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही फोकस होता था, और पंक्चुएशन का यूज़ भी अच्छे तरीके से हम लोग करें, ये भी हमारे ऊपर होता था, इस तरीके की बात। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को। गोल्ड इज मच कॉस्टली देन एनी अदर मेटल, गोल्ड जो है मच कॉस्टली है, देन आया हुआ है भैया, मोर कहो ना, मोर कॉस्टली, ठीक है, गोल्ड की और मेटल, सॉरी अदर मेटल की जो है आपकी क्या हो रही है, कंपैरिजन एक तरीके से हो रही है। आगे क्या है, एडजेक्टिव फिल करवाएगा हमसे, ऊपर भी एडजेक्टिव ही था, ऊपर ये नहीं कहा इसने कि एडजेक्टिव फिल करवाना है मुझे, लेकिन है एडजेक्टिव ही। द ओरेटर डिक्लेयर्ड दैट द वीमेन आर डैश देन, यहाँ पे भी आपका कंपैरेटिव डिग्री आएगा, ठीक है। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट आ जाएगा, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट आ जाएगा। आगे क्या है भाई, इतनी तेज, इनको क्या पता हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, ये तो है भाई, वो अपने इंजॉयमेंट के लिए सॉन्ग्स चलाते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल द ब्लैंक। आई होप सो कि ज़्यादा आपको ना सुन रहा हो, उसमें जो है डिस्टर्ब ना हो रहा हो आपको ज़्यादा, है ना, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो रहा हो उससे, ठीक है। चलो
क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, यहाँ पे अगेन आपको एक एडजेक्टिव दे रखा है, जैक ऑलवेज लुक्स हैंडसम इफ, इवन इफ जहां पे आता है वहां पे कंडीशन एक तरीके से पैदा हो जाती है। इवन इफ ही इज डैश आउट ऑफ स्टाइल, आउट ऑफ स्टाइल बेशक हो जाओ वो, लेकिन फिर भी वो क्या दिखता है, बहुत ही मतलब एक तरीके से आपका क्या दिखता है, वो सुंदर एक तरीके से दिखता है। ठीक है, तो देखो एक तो चीज इसने लिटल, मोर लिटल, लेस या लीस्ट कर दी, ये दोनों तो काट ही दो। देखो आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है लिटल, क्वांटिटी को दिखाने के लिए। ठीक है, लिटल, आ लिटल और द लिटल। ठीक है, द लिटल यूज किया जाता है थोड़ा, जो कुछ भी है सारा का सारा, ठीक है, वो यहाँ पे बात हो नहीं रही है, और द लिटल ऑप्शन में भी नहीं है। लिटल क्या होता है, बहुत कम, ना के बराबर, बहुत कम ना के बराबर, वो चीज भी यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो आ लिटल भी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा, मोर लिटल यूज नहीं होता। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन आपके कट गए, बच गया क्या, लिटल। सर आपने लिटल तो बोल दिया कि नहीं यूज हो रहा, भैया यहाँ पे तो देखो आ दिया हुआ है, उससे पहले आपका लिटल से पहले आपका आ दिया हुआ ही है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे लिटल भर के फिलअप कर सकते हो इसको। मतलब वो इतना हैंडसम दिखता है जैक, अगर वो आउट ऑफ स्टाइल भी है तो भी हैंडसम है, वो फिर भी दिखता है, मतलब वो हैंडसम है। ठीक है, ये बात आपकी हो रही है यहाँ पे। अगला क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड को और एंटोनियम बताना है उसका। हाई अल्टीट्यूड क्लाइंबिंग पॉजेज सिग्निफिकेंट रिस्क ड्यू टू फैक्टर्स लाइक अल्टीट्यूड सिकनेस, हाइपोथर्मिया और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। मतलब क्या है, जब भी हम जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके लिए ये खास बात यहाँ पे एक तरीके से की जा रही है, आप इस चीज को इस तरीके से आप जो है एक तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है कि जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं हमारे, उनको सिग्निफिकेंट रिस्क एक तरीके से होते हैं। सिग्निफिकेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण जो है आप सिग्निफिकेंट को क्या करोगे, बोल दोगे। ठीक है, महत्वपूर्ण आप यहाँ पे कह दोगे। तो इसका एंटोनियम बताना है इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल आपका जो है क्या होता है, जिसका कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब आंसर मुझे मिल गया, मिल गया। प्लेंटीफुल मतलब प्रचुरता होती है, प्रचुरता, सफिशिएंट। ठीक है, मैग्निफिशिएंट तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये तो आपका सिनोनिम बोल सकते हो आप सिग्निफिकेंट के लिए। टेम्पेस्चुअस, टेम्पेस्चुअस जो है आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रचंड, जिसका यहाँ पे कोई भी मतलब क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। एंटोनियम बताना है जो भी अंडरलाइन जो आपका वर्ड है उसका। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अप सेंसिटिव टॉपिक्स इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर। मतलब क्या है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो भी सेंसिटिव जो टॉपिक होते हैं उनको है ना थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल मैनर में ही एक तरीके से उठाया जाना चाहिए। सेंसिटिव आपके क्या होते हैं, संवेदनशील, संवेदनशील, संवेदनशील क्या होते हैं, मतलब ऐसी बातें होती है जैसे धर्म के बारे में अभी मैं यहाँ पे बोलने लग जाऊं तो धर्म एक संवेदनशील मामला है, इनको रिस्पेक्टफुल मैनर से प्रेजेंट करना चाहिए। जो भी आर्ग्यूमेंट है, तर्क है आपका, ठीक है, उसको है ना, वो बात हो जाती है। स्ट्रॉन्ग कठोर होता है, कॉर्डियल आपका मिलनसार होता है। ठीक है, अच्छा, ड्राउजी निद्रा, नींद की स्थिति जब हमें आती है, निद्रात्मक स्थिति को आप जो है बोल सकते हो। कंसीडरेट मतलब होता है ध्यान में लाना। ठीक है, कंसीडरेशन मतलब ध्यान में एक तरीके से लाना, या फिर आप ये बोल सकते हो कि थोड़ा सा क्या करना, थोड़ा सा सहज भाव से प्रेजेंट करना किसी भी चीज को, है ना, ये बोल सकते हो कंसीडरेट। अच्छा, इसका आंसर क्या दूं सर मैं, इसका आंसर भैया आप क्या दे सकते हो, इसका स्ट्रॉन्ग दे सकते हो आप आंसर। ठीक है, एक तो सेंसिटिव मतलब बड़ी आसानी से आपने प्रेजेंट कर दिया, एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे में आप प्रेजेंट जो है किसी बात को कर रहे हो, तो वो वाली बात आपको देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा। द क्रोजिएंट, ये जो है एक टाइप होता है, मतलब क्या कहूँ मैं इसको, पेस्ट्री, पेस्ट्री,
पेस्ट्री खाते हैं ना हम लोग, वो होता है ये उसका, ठीक है। वॉज कैसी थी ये, एलोक्वेंट थी, एक्सीलेंट थी, एम्बिशियस थी या इनफीरियर थी। ये एक्सीलेंट थी, एज वॉज द कॉफी, जिस तरीके से कॉफी थी उसी तरीके से आपकी ये भी एक्सीलेंट थी। क्या ये क्रोसिएंट जो भी इसका ब्रांड नेम होगा, कुछ भी जो भी है। आइडल, आइडल का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, आइडल का मतलब होता है निठल्ला। क्या होता है, निठल्ला। निष्क्रिय भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, निष्क्रिय, जो काम नहीं कर रहा है इस समय पे वो आइडल है, खाली जो बैठा है। ऑक्यूपाइड, अच्छा इसका बताना क्या है, सिनोनियम अनऑक्यूपाइड, यही हो जाएगा इसका सिनोनियम। अनग्रेटफुल, जिसको ग्रेटफुल नहीं हो सकते। अनसेफ या अनईजी तो आप जानते ही हैं। उसके बाद क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है भैया। यहाँ पे ज्यादातर आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड इस जो है शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, डोव्स डैश इन द स्काई अबव द, क्या है, डोव्स क्या कर रहे हैं स्काई में, इन द स्काई अबव मी। अच्छा चलो, सोर, ये तो भाई सारे के सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ये तो आपका एडजेक्टिव नहीं है, ये तो होमोफोन्स या होमोनिम्स का क्वेश्चन हो जाता है। अगर मैं ऑप्शंस को देखूंगा तो पहले ऑप्शन से लगना पड़ेगा मुझे इसको डिफाइन करने के लिए। चलो देखते हैं। सोर, SORE, ये हमारा जो है क्या होता है, इंपॉर्टेंट तो यही चीज होगी कि ये जो सोर होता है हमारा, ये क्या होता है, ये हमारी दिखाता है पीड़ा को, परेशानी को, दुख को, ठीक है। ये सोर क्या होता है, किनारा। क्या होता है, किनारा। ये सोर क्या होता है, खट्टा, ठीक है। ये भी एक सोर है, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। ये सोर क्या होता है, हाइट को दिखाता है, HEIGHT, हाइट, HIGHT, हाइट। हाइट की स्पेलिंग क्या है भाई, मैं भूल गया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो ये आपकी हाइट को एक तरीके से दिखाता है। तो स्काई की बात हो रही है तो ये वाला सोर ही ऑफ कोर्स आपका ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे सही आंसर जो है एक तरीके से रहेगा, नहीं तो हम गलती कर देंगे, नंबर कट जाएंगे हमारे, ठीक है। ये बात हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बात करी गई है किसकी, डोव की बात करी गई है कि डोव जो है वो सोर करता है स्काई में अबव मी, मेरे ऊपर से ना। जो डोव कबूतर का एक टाइप होता है क्या, ये पिजन का, कबूतर का शायद यही होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भैया क्लोज टेस्ट में डायरेक्शन है आपकी 21 से 25 तक। देख लेते हैं क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो देखो, it is true that strangers meeting for the first time seem to feel dash if they do not engage dash small talk। देखो दो ऑप्शंस हमारे पास आए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए क्या है, इट इज ट्रू, ये बात सच है कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनसे मिलना, पहली बार जब मिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है हम लोगों को, कैसा प्रतीत होता है, डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल, कंफर्टिंग या फिर कंफर्ट्स। तो यहाँ पे आप ये कह दो ना, अनकंफर्टेबल हम लोगों को लगता है, असहज लगता है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमें असहज लगता है। अच्छा, इफ दे डू नॉट एंगेज, अगर वो एंगेज नहीं हो पाते हैं डैश टॉक, अच्छा इन टॉक, बातों में अगर वो क्या नहीं हो पाते हैं, एंगेज एक तरीके से नहीं हो पाते हैं, तो क्या होता है, प्रॉब्लम एक तरीके से देखने को मिलती है। कोई मतलब धार्मिक मैटर है, उससे रिलेटेड कुछ गली में आया है तो मुझे क्या करना होगा, बंद कर लेना होगा गेट को, कुछ ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा भैया। तो क्या है आपका, यहां पे आप इन टॉक कहोगे। देखो उसके साथ अनकंफर्टेबल हम लोग फील करते हैं। देखो अभी अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था इसी शिफ्ट में, इवन इफ जहां पे आएगा और ये इफ भी जहां पे आएगा वो क्या पैदा करेगा, आपकी कंडीशन पैदा करेगा। क्या कंडीशन पैदा कर दी उसने, अगर वो बात करने में असहज हो जाता है, अगर सामने वाला पर्सन पहली बार मिल रहा है तो
क्या होगा, अगर वो भी बातचीत करने में इतना मतलब सहज महसूस नहीं करता सामने वाला पर्सन, तो उसमें क्या होती है, अनकंफर्टेबिलिटी हमारे को महसूस करनी पड़ती है। ठीक है, आगे क्या है, यूजुअली आमतौर पर दिस इज डैश एंड इवन नेसेसरी इफ स्ट्रेंजर्स आर साइज टू साइज ईच अदर अप। देखो क्या होता है, हैप्पी, कॉमेडी, हार्मलेस, रेमेडी। देखो इसमें है ना, इसमें कोई मतलब यूजुअली दिस इज हार्मलेस, ये तो कोई मतलब हानि वाली बात नहीं हुई है कि ये तो और ये जरूरी भी नहीं है कि अगर स्ट्रेंजर्स हमसे मिलते हैं तो मतलब हम एक दूसरे का कुछ नुकसान ही इससे कुछ होगा या कुछ ऐसी चीज होगी, इस तरीके की तो कोई बात भी नहीं होती। तो हार्मलेस मैं यहाँ पे रखना ज्यादा मतलब महसूस करूंगा, कंफर्टेबल, मैं भी कंफर्टेबल रहूंगा यहाँ पे अगर हार्मलेस मुझे रखना होगा। बट दिस स्मॉल टोक असाइड, अगर मैं इस बात को एक तरफ रख दूं, व्हाट आर सम डैश रूल्स फॉर जनरल कॉन्वर्सेशन, एलिमिनेटिंग, इल्यूमिनेटिव, एलिमेंट्री, राइट, मैं इसको रखूंगा, ऑप्शन नंबर डी को रखूंगा। देखो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, परंतु मैं इस जो छोटी सी बात है इसको अगर एक तरफ रख दूं, तो कौन से ऐसे बेसिक या प्राथमिक, एलिमेंट्री जो है रूल्स हो सकते हैं जो जनरल कॉन्वर्सेशन को प्रभावित एक तरीके से करते हैं, ये बात मुझे यहाँ पे करनी जरूरी एक तरीके से है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, इन द फर्स्ट प्लेस, अगर पहले स्थान की बात करूं, सर्टन डैश शुड बी टबू। मतलब अगर मैं बात करूं जो बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक जो बातें हैं, जिनके बारे में किन के बारे में, सर्टन सब्जेक्ट्स, बुक्स ऑब्जेक्ट्स नहीं, सर्टन सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मुद्दे, विषय, जिस चीज के ऊपर बात हो रही है। अब देखो जब हम किसी से फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तो हम किसी भी गंभीर विषय पे बात करेंगे, या विषय क्या है ना, जब भी हम स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं तो एकदम से मतलब सारी चीजें ओपन थोड़ी ना कर देते हैं, है ना, तो वो वाली चीज आपको देखने को मिलती है। टैबू मतलब वर्जित, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम उनसे मना करते हैं अपने आप को कि ये चीजें तो डिस्कशन करने की नहीं है भाई, देखो इससे बाहर मुझे नहीं जाना है। जैसे कि किचन टॉपिक्स हो गए, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स की बात कर रखी है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं। किचन टॉपिक्स हो गए, बस टाइम टेबल हो गया, या और भी डल या स्पेशलाइज्ड थिंग्स होगी जो कि बैरिड हैं जनरल जो डिस्कशन होता है उसके अंदर। मतलब इस तरीके की चीजें, अपनी जो रेगुलर बेस्ड जो चीजें होती हैं वो अगर हम इस तरीके की सिचुएशन में, है ना, अगर हम डिस्कस ना करें तो भैया बिल्कुल जो है सही बात एक तरीके से वो होती है। ठीक है, 23 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट जो है उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है ढूंढना है हम लोगों ने, किसके लिए ढूंढना है। फर्स्टली मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, यस ठीक है। तो क्या है, मुझे अंडरलाइन वर्ड्स के लिए सेंटेंस में जो है सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। ठीक है, देखो क्या है, बाय डेफिनेशन मेकिंग ए पिक्टोग्राम, अच्छा, इज टू प्रेजेंट एंड विजुअलाइज डेटा। जो डेफिनेशन है या पिक्टोग्राम जो मैंने बनाया है, पिक्चर बनाया है कुछ, उसके द्वारा उसको प्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि मैं डेटा को विजुअलाइज कर दूं और प्रेजेंट एक तरीके से कर दूं। तो इसके लिए मैं क्या एक तरीके से इस अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं ये, इनके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, टू मेक अ पिक्टोग्राम बाय डेफिनेशन, नहीं, दोनों चीज़ें साथ में करनी है। पिक्टोग्राम इज मेकिंग ए डेफिनेशन, नहीं, ये बात हो नहीं रही। इन मेकिंग पिक्टोग्राम द डेफिनेशन, द पर्पज ऑफ ए पिक्टोग्राम, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। बिकॉज हो क्या रहा है, जो डेफिनेशन देने का जो काम है ना वो पिक्टोग्राम के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही रहेगी। वो जो पिक्टोग्राम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से डेफिनेशन ही दे रहा है। ठीक है,
उसका पर्पस ही क्या है, डेफिनेशन देना, मतलब बताना ना पड़े और उसकी डेफिनेशन एक तरीके से दी जा सके। अगला क्वेश्चन कहता है कि करेक्ट स्पेलिंग बतानी है अंडरलाइन वर्ड की। मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल दिख रहा है और 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स जो भी करेक्ट आपका स्पेलिंग है, इतना मैंने आपके पास छोड़ दिया इसको। आगे कॉमन एरर का क्वेश्चन है, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग चैट विद एन यूरोपियन जिम्नास्टिक दैट चेंज्ड माई माइंड सेट टूवर्ड्स द स्पोर्ट। यहाँ पे गलती है, देखो यहाँ पे गलती किसकी है, आर्टिकल की गलती है, ठीक है। देखो गलती क्या है, यूरोपियन जो है आपका, ये वोवल जरूर है, ये वोवल जरूर है, लेकिन इससे साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का। जो साउंड आएगा उसके हिसाब से आपको आर्टिकल ए या एन लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एन आर्टिकल नहीं आएगा, ए आर्टिकल आएगा, तो आ यूरोपियन आना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए में आपकी गलती है, आ यूरोपियन आएगा। देखो ये 4 चीजें होती हैं, इरेजर कहाँ है, ये रहा, ये 4 चीजें होती हैं, बता देते हैं आपको। देखो 4 चीजें होती हैं, लिखा हुआ वोवल है, साउंड भी वोवल है, लिखा हुआ वोवल है, साउंड कॉन्सोनेंट है, लिखा हुआ कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है, लिखा हुआ आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, साउंड वोवल है। अगर साउंड वोवल है तो आपका एन आएगा, अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो आपका ए आएगा। लिखा हुआ चाहे कुछ भी हो, साउंड पे फोकस करना है। अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो आपका क्या आने वाला है, ए आने वाला है। अगर साउंड वोवल है तो आपका एन आर्टिकल आने वाला है। बस ये इससे सिंपल वे में आपको मैं बता नहीं पाऊंगा। अब साउंड्स पे तो फोकस हमें करना पड़ता है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, फिलिप्स है, हमें वो बनना है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए। हनी इज डैश फैमिली, हनी इज डैश पर्सन इन हिज फैमिली। हनी जो है मोर टोल पर्सन नहीं है, टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट पर्सन, द टोलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। इफ समवन मेंशन द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये आपका है इडियम, ये लिख रखा है यहाँ पे। इस इडियम का मतलब क्या है कि अब आपके पाले में है बॉल, पाले में बॉल का होना, ठीक है। मतलब अब डिसीजन आपके हाथ में है, आप क्या करते हैं, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, इट्स टाइम फॉर ब्रेक नाउ, इट्स योर टर्न टू मेक डिसीजन और टेक एक्शन। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे मुझे लग नहीं रहा कि ये खेलने की बात थोड़ी ना हो रही है। अब देखो ईडियम्स की जब आप बात करते हो, ठीक है, ईडियम्स की जब बात करते हो तो नॉट ओनली फोकस सिर्फ वर्ड्स पे मत करना, ये बी केयरफुल, जब आप यूज करते हो इनका तो ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट होती है ये बात। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आप ईडियम्स को पढ़ सकते हैं और शिक्षा और अध्ययन पे आपका ईडियम्स के 85 प्लस क्लासेस आपको मिलते हैं, अबव 80 प्लस क्लास हैं, जिसमें एमसीक्यूज भी मैंने करवा रखे हैं। आप लोग जो है शिक्षा और अध्ययन पे जाके आप जो है अपने चेकआउट कर लो। अच्छा, हार्मनी का क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। सबसे पहले हार्मनी का मतलब देख लेते हैं कि हमारा क्या होता है, ठीक है। हार्मनी का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्मनी का मतलब हो जाएगा सामंजस्य, सामंजस्य यानी कि तालमेल, तालमेल रहने दो और मत लिखो। डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़ा। ये घूम फिर के वही वर्ड्स आते रहते हैं, बट बार बार जब हम डिस्कशन करते हैं ना पेपर का, तो उसमें है ना बहुत फायदा होता है। यूनिटी आपको पता है, एकता को बोलते हैं। एकॉर्ड मतलब जुड़ाव होता है, जुड़ाव या जुड़ना। कंकर्ड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, अगेन आपका सामंजस्य। कहाँ पे लिखा था मैंने, ये लिखा था। ये इसके लिए आपका सिनोनिम हो सकता है, बट पूछा क्या गया है हमसे, एंटोनियम पूछा गया है। डिस्कॉर्ड आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा हार्मनी का, ठीक है। और सिनोनियम देना चाहो तो ये दे सकते हो, एकॉर्ड भी दे सकते हो। यूनिटी तो मत देना, यूनिटी प्रॉपर नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला भी एक कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा है हमसे, और गलती जरूर है इस सेंटेंस में, क्योंकि चारों ऑप्शंस में नो एरर नहीं है। आई हैव बीन लुकिंग, अच्छा आई हैव बीन लुकिंग, ये तो ठीक होना चाहिए। बाय माई क्रीम स्वेटर, बाय माई क्रीम स्वेटर फॉर ए फ्यू वीक्स नाउ। यहाँ पे क्या गलती है, टेंस की गलती है नहीं।
अच्छा, फोर या सिंस लगा रखा है, ठीक है, फोर लगा रखा है, क्योंकि फ्यू वीक्स में हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मतलब कौन से वीक्स की यहाँ पे एक तरीके से बात चल रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ इसका, लुकिंग, हाँ 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 हाँ। यहाँ पे गलती आई फ्रेजल वर्ब की, फ्रेजल वर्ब की गलती आई। लुकिंग बाय, लुकिंग बाय क्या होता है, लुकिंग फॉर होता है, ढूंढना, ये गलती है, यहाँ पे गलती है। कौन सा ऑप्शन में गलती है, ऑप्शन नंबर डी, लुकिंग बाय नहीं होगा, लुकिंग फॉर होगा, ढूंढ रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। और कुछ हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ मैं उसको, कुछ वीक से ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। ये सिंस फॉर किसके लिए है, उस टाइम के लिए है जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है आपका टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये ध्यान रखना। से रहा है इसका मतलब होता है, या से रही है, से रहा हूँ, ये सब मतलब होते हैं। आगे चलते हैं भैया। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा एक फिलअप दे रखा है और ये कहता है कि हमें फिलअप करके दिखाओ तब माने आपको। कोई नहीं। सी डैश टू बी अंडरस्टैंड बाय द सोसाइटी, सी चेस्ड, सोट, हंटेड या फिर लुक्ड। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसमें बोल देंगे सोट। सी सोट टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टूड, सॉरी, टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी, मतलब वो क्या कर रही है, ये जो है आपका क्या है, क्या होता है ये, कहाँ पे लिखूं, ये रहा, सी सोट, सोट, ठीक है, सॉरी सी नहीं सीक, सी नहीं भाई, सी सो सीन होता है, सी सो सीन होता है, ये तो ये होता है, सी डी सीक, सीक मतलब ढूंढना, ठीक है, ढूंढना, ये कर लो आपका ढूंढना, सीक मतलब ढूंढना, तो सीक का सोट, सोट सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। अच्छा अब देखो क्या बात की जा रही है, सी सोट टू बी अंडरस्टैंड बाय द सोसाइटी, मतलब वो इस बात के बारे में ढूंढ रही है, वो ये चीज ढूंढ रही है कि सोसाइटी की जो बात है ना वो किस तरीके से चलती है, मतलब सोसाइटी किस तरीके से चीजें करती है, वो ये चीज समझने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। अच्छा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, टेंजिबल, एडजेक्टिव वर्ड होता है टेंजिबल, ठीक है, इसका मतलब स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। लेसिवियस भाई एडजेक्टिव वर्ड होता है अगेन आपका, ठीक है, और स्पेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो, ठीक है। लेसिवियस इसका मतलब आप कामुक बोल सकते हो, कामुक, सेक्सुअली डिजायरस जिसकी ज़्यादा वो होती है। नेविगेट, नेविगेट आपका जो है क्या होता है, मतलब दिशा निर्देश देना, दिशा निर्देश देना, ठीक है, तो ये एक वर्ब कह दूंगा मैं, नेविगेटेड, नेविगेटेड। रिएट्रिकल, ये आपकी स्पेलिंग गलत आपको देखने को मिलती है, ठीक है, रिएट्रिकल, ठीक है, तो यहाँ पे आर एच ई टी, आर एच ई टी, इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा याद करेंगे, ओ आर, रीहेट, रीहेटर, रीहेटर, रिकल, रीहेट्रिकल, रीहेट्रिकल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सजावटी, सजावटी बोल सकते हैं हम लोग, अलंकारिक बोल सकते हैं, ठीक है, सुंदर भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग मिलके सॉल्व कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना इस बात की। अच्छा, हमें एक इडियम दे रखा है, रेन कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज बारिश होना, बहुत तेज बारिश होना, क्या होता है, क्या होता है भैया, रेन कैट्स एंड डॉग्स होता है। डूइंग समथिंग पॉइंटलेस, डू समथिंग अनप्लान्ड, वेरी रेयरली, रेनिंग हैवीली, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट करना है हम लोगों को कंपैरेटिव डिग्री को जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकती है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए जो सेंटेंस में है। फूड प्राइसेस इन स्विट्जरलैंड आर एक्सपेंसिवियर, नहीं, मोर और मोस्ट के साथ बनता है ये, मोर और मोस्ट के साथ एक्सपेंसिव की आपकी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है वो बनती है। तो यहाँ पे क्या करूँ मैं, और ना यहाँ पे देन लिख रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द मोस्ट एक्सपेंसिव देन, ये तो गलत है और ये सही है, इसमें देन नहीं दे रखा, इसमें देन नहीं दे रखा, क्योंकि आपके इस सेंटेंस में देन नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। भाई करना क्या है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है, ओके।
इतनी बात करनी है। देखो इसने बोला क्या है, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ आपको बोला क्या है। देखो मैं बहुत बार बोलता हूँ भैया, क्वेश्चंस जब तक समझ में नहीं आएंगे तो आंसर दे नहीं सकते हम लोग। देखो कंपैरेटिव डिग्री दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ये कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है इसने इसके हिसाब से तो सारी, ठीक है। लेकिन कौन सी यूज होगी, अब देखो सेंटेंस को, यहाँ पे आपकी कंपैरेटिव डिग्री बना दी और फिर आगे देन तो नहीं लिख रखा है ना कहीं पे, तो देन आना चाहिए, तो इसका मतलब सी और डी तो वैसे ही कट गए। अच्छा फिर अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री पढ़ रखी है तो फिर आपकी जो एक्सपेंसिव होती है वो मोर और मोस्ट के साथ बनती है सुपरलेटिव, और ये एक्सपेंसिवियर और एक्सपेंसिवियस्ट थोड़ी ना बनती है। तो भाई उसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि दिमाग लगाना है हमने थोड़ा सा, तो नंबर हमारे कंप्लीट हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं आती। आगे हमें एक फिलअप दे रखा है, द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू पे अटेंशन होता है, बस इसमें कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, इतना ही ध्यान देना है कि पे अटेंशन होता है, ध्यान देना मतलब, ठीक है। पेंसिव ये आपका एक एडजेक्टिव वर्ड हो सकता है, इसका सिमिलर वर्ड बताना है, मतलब हमने सैनोनियम एक तरीके से बताना है पेंसिव का, ठीक है। तो देखो भाई पेंसिव का मतलब होता है सीरियस, सीरियस होता है यानी कि गंभीर, ठीक है, ये बोल सकते हो। पेंसिव का सीरियस नहीं गंभीर याद करो। ट्रबल्ड मतलब मुसीबत, मुसीबत, ठीक है। थॉटफुल मतलब विचारणीय, विचारणीय, विचारणीय जिसके ऊपर सोचा जा सकता है। टोकेटिव मतलब बातूनी, बातूनी होता है भाई। टायर्ड मतलब थका हुआ, क्यों या थका हुआ, ठीक है। तो अब मैं इसमें से आंसर क्या दूं सर, एक तो गंभीर हो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, एक तो कोई भी व्यक्ति क्या हो जाए गंभीर हो जाए, एक थोड़ा सा थॉटफुल हो, विचारणीय हो, ठीक है, सोच समझ के काम कर ले, है ना, ये वाली चीज आपकी सही हो जाएगी। तो आपका सिमिलर सॉरी सिमिलर वर्ड देना भाई, सिमिलर वर्ड देना है ना। पेंसिव का गंभीर हो गया, और हाँ ठीक है थॉटफुली देंगे फिर हम, हाँ सही है, सही है, एक्सप्लेनेशन गलत होगी बट आंसर आपका फिर भी सही है, ठीक है। देखो एक तो पेंसिव व्यक्ति, पेंसिव थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा सा नेगेटिवली आप ले सकते हो, थोड़ा सा ये कहता हूं मैं, और थॉटफुल को थोड़ा सा पॉजिटिवली लेते हैं हम लोग, बट इसका है सिनोनिम ये। देखो पेंसिव का मतलब होगा गंभीर, मतलब सोच विचार ज्यादा करने वाला, और थॉटफुल तो वैसे ही विचार नहीं हो गया, जो थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा किसी भी बात को, किसी भी काम को करने में। तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर जो सी है विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे क्या है, सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो फिल कर सकता है सही आंसर को। द काउंसिल नेवर ऑकर्ड, वांटेड, रिफ्रेश्ड या फिर लाइक्ड द न्यू कॉम्प्लेक्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, अच्छा टू बी कंस्ट्रक्टेड नोर डिड लोकल रेजिडेंट्स, हाँ ठीक है, वांटेड लगा दो यहाँ पे। द काउंसिल नेवर वांटेड द न्यू कॉम्प्लेक्स, जो काउंसिल है उसने जो है अपना नया कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया या नहीं बनाना चाहती थी, कंस्ट्रक्ट करना नहीं चाहती थी, और लोकल्स ने भी नहीं बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके की बात है यहाँ पे, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा कॉमन एरर का क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं क्या दिक्कत है। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लर्न, यू हैव बीन लर्न नहीं होगा, लर्निंग होगा, ठीक है। अच्छा फिर फोर और सिंस तो यहाँ पे नहीं है, तो कोई बात नहीं, सेंटेंस ही इतना है तो भाई साहब ये तो चीज़ होगी, तो आपका लर्न नहीं होगा, लर्निंग होगा। टेंस वही बन गया इसमें, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, इससे ज़्यादा आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। एंटोनियम पूछा है हाईलाइटेड वर्ड का, द नेगोशिएशंस वर कंडक्टेड इन एन एमिकेबल एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ए पीसफुल रेजोल्यूशन। देखो एमिकेबल का मतलब होता है मिलनसार, ठीक है, मिलनसार। एंटोनियम बताना है इसका, अग्रीएबल सहमति, कॉर्डियल मतलब जो मान ले बात को, सहयोगी बोल सकते हो एक तरीके से इसको, ठीक है, या मिल के चलने वाला, इसको सिनोनिम बोल सकता हूं मैं। एंटोनिम ढूंढना है, सेरीन, शेरीन का मतलब होता है शांत व्यक्ति, ठीक है, होस्टाइल हो जाएगा दुश्मनी, क्या हो जाएगा, दुश्मनी एक तरीके से बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, एमिकेबल के लिए होस्टाइल आप जो है दे सकते हो, ठीक है। अच्छा आगे क्या क्वेश्चन आया, अंडरलाइन वर्ड के लिए हमें एंटोनियम देना है, तो स्क्रीन पे ले आते हैं इनको दोनों को,
ये बात हो जाएगी, ठीक। अच्छा, ओवर फिशिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस थ्रेटन द सस्टेनेबिलिटी, स्पेलिंग को याद रखना सबसे पहला काम है हमारा, ऑफ मरीन रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम्स, इन डिफेंसिबिलिटी, इक्विनिमिटी, रीजनेबलनेस, जस्टिफाइएबिलिटी। देखो 5 वर्ड्स इसमें हैं, एक तो ये जो अंडरलाइन कर रखा है और 4 आपके ऑप्शन सब के सब स्पेलिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो है आपके नाउन है, ITY और NESS एंडिंग वर्ड्स आपके नाउन होते हैं। आप समझने की कोशिश करो। जो ओवर फिशिंग होगी और डिस्ट्रक्टिव जो फिशिंग प्रैक्टिस होंगी उनको थ्रेटन किया गया है सस्टेनेबिलिटी के लिए, जो भी आपकी मरीन रिसोर्सेज हैं और इकोसिस्टम है उनके लिए, ठीक है। ओवर फिशिंग ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कहने की कोशिश की जा रही है बाय द राइटर बोल लूँगा मैं इसको, ठीक है, जिसने भी ये लिखा है। तो इन सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सततता, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG है ना, कितने हैं, 17 है हमारे, ठीक है। 2030 तक करने थे अचीव, बट नहीं हो पाएंगे। उसके बाद इनडिफेंसिबिलिटी, इनडिफेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, असंवेदनशीलता, असंवेदनशीलता, जिसका कोई मतलब जो सतत नहीं है। बताना क्या है, एंटोनियम बताना, ये बता सकते हैं बट थोड़ा सा वेट करो। इक्विनिमिटी, हाँ ठीक है, ये नहीं होगा आपका आंसर। इक्विनिमिटी, इक्विनिमिटी मतलब बैलेंस, ठीक है, यानी कि संतुलन, क्या कह सकते हैं हम इसको, संतुलन। रीजेंबलनेस, रीजनेबलनेस, रीजनेबलनेस मतलब थोड़ा सा तर्कशीलता बोल सकते हो आप इसको, ये भी आंसर नहीं दे सकते। और जस्टिफाइएबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर होगा। जस्टिफाइएबिलिटी क्या होता है, जिसका कोई मतलब बनता है, जिसका कोई मतलब एक होता है औचित्य, औचित्य, जिसका औचित्य बनता है, जिसका कोई कारण बनता है कुछ काम होने का, ठीक है, ये बात आप बोल सकते हो। तो ये वाली बात है। सस्टेनेबिलिटी का एंटोनियम आप ये बोल सकते हो इनडिफेंसिबिलिटी, और डिफेंसिबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। इस तरीके से वर्ड्स को तोड़ना, मरोड़ना, घसीटना, पीटना, ये चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। अंडरलाइन वर्ड के लिए जो है मीनिंग देखना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा। ए कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन लाइफ, ये तो है ही भाई। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, वैसे एडजेक्टिव हम कहेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी नाउन का काम करेगा यहाँ पे। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, कॉन्शियस का मतलब आपको देखने को मिलता है जो हमारी जो सोच समझ होती है ना, एक तरीके से उसकी एक तरीके से बात चल रही है, ठीक है। मतलब जो हमारा अलर्टनेस, जो हमारी सचेत जो जब हम होते हैं, तो हमारी जो अच्छी सोच होती है, सचेत जब हम होते हैं, तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ के प्रति वो हमारे लिए एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा हमारी ज़िंदगी के प्रति। मैकेनिकल मतलब जिसमें आदमियों की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे AI है आपका, मैकेनिकली काम कर रहा है, गाड़ियाँ आजकल एलोन मस्क साहब ने कर दिया है, मतलब इस तरीके की चीज़ें है ना। माइंडफुल मतलब माइंड से रिलेटेड आपका है ना। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब आपको देखने को मिल जाता है भाई यार, एक ऐसी जो है ऑटोमेटिक और क्विक जो है रिस्पॉन्स किसी भी मतलब बात के प्रति, मतलब क्विक रिस्पॉन्स, यस क्विक, कैसे लिख रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, क्विक जो है आपका रिस्पॉन्स, जल्दी से जल्दी उत्तर देना, रिफ्लेक्स। बिवेयर मतलब ये बोल सकते हो आप, सचेत, ठीक है। तो हम अब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग है आपका, जो भी सेंटेंस के अंदर जो है सही होगा वो आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो, एक हम सचेत होंगे और माइंडफुल होंगे तो सही रहेगा हमारे लिए। तो जो आपका माइंडफुल है ना, वो सही आंसर रहेगा इसके लिए, ठीक है। माइंडफुल बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बजाय कि बीवेयर के। माइंडफुल मतलब हम कॉन्शियस होंगे, कॉन्शियस का एग्जैक्ट सिनोनिम के रूप में मैं इसको गिन सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आगे क्या है, स्पेलिंग की गलती है वो ढूंढनी है। द कॉर्ड ऑफ माई वॉयलिन, वॉयलिन की स्पेलिंग आप लोगों ने ढूंढनी है, नीचे दे रखी है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता रहे हो, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका, करेक्ट जो है ऑप्शन बताना है। विष्णु इज द
मोर क्रेजियस देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। इस सेंटेंस को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो इसने ये यहाँ पे भी अच्छे अच्छे दो क्वेश्चन आए इस शिफ्ट में। इस शिफ्ट में आपके दो अच्छे क्वेश्चन आए हैं और ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। और करूं क्या मैं इसका, करें तो क्या करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दे दिया विष्णु इज द मोर करेजियस देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। अब देखो यहाँ पे ये चीज दे दी और फिर चार ऑप्शन दे दिए। अब बताओ भाई इसका उत्तर क्या होगा हमारा। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। मुझे क्या दिक्कत लग रही है इसमें, इसमें मुझे एडजेक्टिव की दिक्कत लग रही है या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये दिक्कत लग रही है। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, द मोर करेजियस लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया इसने देन, तो यहाँ पे आपका द मोर करेजियस किस तरीके से दे दिया ये, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप क्रेजियस और मोर क्रेजियस और मोस्ट क्रेजियस आप लिख रहे हो तो आपका उससे पहले दे नहीं आएगा, मतलब गलती क्या है आपकी, ये गलती है, ठीक है। तो फिर क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। फिर हम ऑप्शन से देख लेते हैं कि ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आएगी, इससे पहले दे नहीं होना चाहिए, ये बात समझ में आएगी। फिर मैं ऑप्शंस के पास जा सकता हूँ। विष्णु इज मच मोर, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे ही गलत हो गया। विष्णु इज मोस्ट, मोस्ट लगा दिया तो उससे पहले द लगना चाहिए, ये भी गलत हो गया। विष्णु इज द मोस्ट क्रेजियस देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास, और विष्णु इज मोर क्रेजियस देन, अब यहाँ पे द मोस्ट के साथ देन लगा दिया तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। विष्णु इज मोर क्रेजियस देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। तो ये मतलब द काट के ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और सही भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें अच्छे तरीके से समझने की जरूरत हम लोगों को है, ठीक है। ये चीज अच्छे तरीके से पढ़ने की है। अच्छा अब आ गया भाई हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपको पता है डायरेक्शन बस यही है कि 21 से 25 तक आपके क्या है क्वेश्चंस हैं पैसेज के, उनको हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो, द शिप struck the iceberg dash its side while it was still moving forward, under, above, beyond, with। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, शिप जो है टकराया किसी आइसबर्ग से, किसी मतलब बर्फ के बड़े से टुकड़े से, इनको क्या बोलते हैं, बड़े बड़े हिमखंड से कह लो, मैं हिमखंड बोल देता हूँ हिंदी में, ठीक है। आइसबर्ग हिमखंड, हाँ ठीक ही तो है, गलत नहीं है। आइसबर्ग से टकराया जो शिप, और फिर क्या हो गया, फिर भाई हो गया पंगा, उसकी वो साइड टकराई जबकि इट वाज स्टिल मूविंग फॉरवर्ड, जब वो ठीक तरीके से आगे बढ़ रहा था लेकिन वो बड़े से हिमखंड के साथ एक तरीके से टकरा गया, ठीक है। तो गड़बड़ एक तरीके से जहाज में होनी थी। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, ऑप्शंस मेरे पास दे रखे हैं चार। विद हो गया ना, विद इट्स साइड, मतलब उसकी साइड के साथ, ये बात कंप्लीट। बाकी तीन हमारे ऑप्शन सही नहीं है। इन ए फ्यू डैश 6 ग्रेट होल्स वर मेड इन द स्टील, water rushed in, not in the one place but in separate places, covering the Titanic 100 feet। अच्छा टाइटैनिक जहाज जो डूबा था ना उसकी बात ये हमें बता रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। ए फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू, ये अपना आता है एडजेक्टिव, ठीक है। ये अपना क्या आता है एडजेक्टिव। ये नंबर की बात, ये क्वांटिटी की बात करता है, नहीं नंबर की बात करता है वैसे, हाँ नंबर की बात करता है। और इसका दोस्त है लिटल, आ लिटल और द लिटल, ये आपका क्वांटिटी की बात करता है। तो मैं अब इस पे आ जाता हूँ। अब फ्यू कुछ एक, ठीक है, कुछ एक, फ्यू मतलब ना के बराबर कुछ, फ्यू आ फ्यू मतलब हाँ के बराबर कुछ, द फ्यू मतलब जो भी कुछ है सारा का सारा। लिटल में भी यही समस्या होती है, यही मीनिंग होते हैं, समस्या नहीं एक्चुअली मीनिंग्स होते हैं, और हमें उसके साथ थोड़ा सा केयरफुली यूज करना पड़ता है। तो अ फ्यू डैश 6,
ग्रेट होल्स, तो भाई कुछ 6 बड़े बड़े जो है सुराग स्टील के अंदर हो गए, है ना। और रस्ट इन मतलब बहुत अंदर आना किसी चीज का, फ्रेजल वर्ब है। वाटर बहुत सारा अंदर आ गया, सिर्फ एक ही जगह से नहीं, अलग अलग जो है जगह से, जो टाइटैनिक को कवर कर रहे थे, लगभग जो है आपके 100 फीट तक जो है पानी हो गया। मतलब ये कह सकते हैं 100 फीट में से ही कह रहा हूँ क्या, मतलब क्या है, 6 बड़े बड़े होल्स हो गए और आइसबर्ग से टकराने के बाद स्टील के अंदर और पानी जो है अंदर आना शुरू हो गया। ये बात है, मेरे कुछ समझ में इतना ही आया। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, इन फ्यू वीक्स। अब देखो वीक की यहाँ पे बात नहीं होगी, डे की भी यहाँ पे बात नहीं होगी, ईयर्स का कोई मतलब नहीं है, फ्यू मोमेंट्स। इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही पल में, कुछ ही पल में या कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय के बाद 6 बड़े बड़े होल हो गए। आगे चलो, आगे क्या है, आगे हमें कहा गया है द स्टील डोर्स वर देयर फॉर डैश कैप्टन स्मिथ सून अंडरस्टैंड दैट डैश कुड सेव द शिप। देखो 2 फिलअप्स हैं हमारे यहाँ पे, दोनों को देखते हैं। पहले यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा आपका। जो स्टील के डोर थे, वर आ गया थे, देयरफॉर वो क्या हो गए थे, पेंटेड, यूजलेस, बर्न्ट या कंप्लीट। कंप्लीट नहीं हुए, बर्न नहीं हुए, पेंट नहीं हुए, वो यूजलेस हो गए थे। मतलब क्या था कि वहां से बाहर नहीं जाया जा सकता था, या उनको खोला नहीं जा सकता था, या वो यूज के नहीं रहे थे। कैप्टन स्मिथ सून अंडरस्टैंड, कैप्टन स्मिथ समझ चुके थे, दैट की एनिमीज का कोई मतलब नहीं था, ऑल कुड नहीं, नथिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग सेव द शिप नहीं, नथिंग कुड सेव द शिप मतलब कोई भी शिप को बचा नहीं सकता। ये कैप्टन स्मिथ को बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी थी, इसमें कोई भी डाउट नहीं था। He ordered the wireless officer to send out the ship's position and the letter CQD, which is the call for help. It told the world that the Titanic was dash. टाइटैनिक जो है विक्टोरियस हो रहा था, रीचिंग हो रहा था, सिंकिंग हो रहा था, या फ्लोटिंग हो रहा था। मतलब अब देखो ये नथिंग जब हमने यहाँ पे फिलअप किया है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि टाइटैनिक जो है डूब रहा था, सिंकिंग हो रहा था। लेकिन बात को समझते हैं यहाँ से, देखो उसने ऑर्डर किया वायरलेस पे ऑफिसर को कि सेंड आउट, मतलब कुछ उसने भेजा, फ्रेजल वर्ब है ये भी आपकी, शिप के पोजीशन को, और कुछ लेटर्स लिखे उसने, जो जिसका मतलब क्या था कि हमारी हेल्प करो। इसने बताया पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को, कि जो टाइटैनिक है वो क्या हो रहा था, डूब रहा था। इस बात ने हमें ये बताया कि टाइटैनिक जो है आपका डूब रहा था। ठीक है, अब ये यहाँ तक आपके 23 अक्टूबर 2024 तक जो आपके 38 शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, कितने शिफ्ट हुए हैं भैया, 38 जो आपके शिफ्ट हुए हैं वो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। सर मुझे यहाँ तक पीडीएफ चाहिए, तो भैया मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, या वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, फिर मुझे मैसेज कर दो, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा यहाँ तक। और आपके टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, जो आपके चैनल का नाम है स्किल IQ एजुकेशन। ठीक है, ये है। और ये वीडियो कंबाइंड वीडियो, मतलब तीनों शिफ्ट की कंबाइंड वीडियो मैंने राजवीर सिंह ऑफिशियल चैनल बना रखा है, वहाँ पे डाल देता हूँ मैं कंबाइंड करके पीडीएफ, वहाँ सॉरी पूरी कंबाइंड वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। शिफ्ट बाय शिफ्ट आपको स्किल IQ पे मिल जाएगी, और कंबाइंड वीडियो शिफ्ट डेज के हिसाब से पूरी शिफ्ट। अब जैसे आपको CGL की देखनी है तो वहाँ पे आपको 12 वीडियो मिल जाएंगी, आपको CHSL की देखनी है वहाँ पे आपको 9 वीडियो मिल जाएंगी। 36 शिफ्ट में हुए थे, इसमें 3 हो रही थी, इसमें 4 हो रही थी शिफ्ट। ठीक है, इसमें 9 ही वीडियो में काम खत्म हो जाएगा, 36 शिफ्टों का। CGL का 12 वीडियो में हो जाएगा, और MTS का भी प्रगति जारी है, बट वहाँ पे डाल रहे हैं हम वीडियो। अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि मैंने 8 शिफ्ट डाल दिए कि 9 शिफ्ट डाल दिए, बट इतना ध्यान है कि 15 जो अक्टूबर है आपका, वहाँ तक की शिफ्ट के मैंने वीडियो आपके राजवीर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं, जो कि फेसबुक स्किल IQ एजुकेशन पे भी डाल दिए गया है पार्ट। ठीक है,
अब आपका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप जो है ना वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और फिर वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे। फिर आपकी रहेगी 5 दिन की छुट्टी। फिर आता है पेपर 28 अक्टूबर को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में हम मिलने वाले हैं, नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। ज़्यादा बकवास करने की आदत नहीं है, पढ़ाने की आदत है। एक लाइव रख लेते हैं, उसमें हम ये मान के चलो, मैं अगर बकवास नाम दे रहा हूँ तो मैं वहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, जिससे थोड़ा सा एक फीचर भी मिलता है हमें लाइव बातें करने का, तो वो वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो आप लोग, मुझे पता है कि कितना सपोर्ट करोगे कितना नहीं करोगे, वो आपके कमेंट्स, शेयर्स